जितने मेरी पढ़वे में नहीं, जो जब कांग्रेस 29 का, तक लागू होना है तो फिर ये विंटर क्योंकि सेशन आपको में व्यवस्थाओं का निर्माण करना होगा। आप क्या रातों रात इतने बड़े भूभाग के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चुटकी बजा के व्यवस्थाएं कर देंगे? तो अगर आपको व्यवस्थाओं को सिर्फ राजकीय या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करना जी आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली एक मेथोडोलॉजी 2008 में गाइडलाइन निकली हुई है इसकी। जी तब तो कांग्रेस का शासन था, वो गाइडलाइन आप पढ़ लीजिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने बिना पढ़े लिखे गाइडलाइन जारी कर दी थी। तो जिन्होंने गाइडलाइन बनाई है, जिनको पता है डिलिमिटेशन की प्रक्रिया क्या है, वो जानबूझकर क्यों अनजान बन रहे हैं सदन में और सदन के बाहर? 2 अमेंडमेंट मतलब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम अमेंडमेंट लेकर आए जिसके जरिए 2 चीजें होती। जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस ने कि एक तो जल्द लागू हो जाता, नंबर 1, नहीं होता। नंबर 2, SC ST के अलावा OBC को भी कोटा विद इन कोटा मिल जाता। नहीं होता। आप 2010 का मेरा आपसे आग्रह है, मेरे इंटरव्यू के बीच में सोनिया जी का एक इंटरव्यू चला दीजिए। हाँ, वो 2010 में उनसे पूछा गया, 2008 नेटवर्क 18 को ही दिया गया था। हाँ, तो फिर आप निकालिए ना क्या कहा था उन्होंने। तो क्या सोनिया गांधी सही थी कि राहुल गांधी सही है, या जयराम रमेश सोनिया गांधी से ज्यादा तेज हैं? तो आप क्या प्रस्ताव ला रहे हैं? आपको पता है प्रस्ताव में क्या है, आपको पता है आर्टिकल 82 क्या है। आप चाहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, और आपको अगर इतना विरोध था तो आपने पक्ष में वोट क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए था वोट। टीवी पे विरोध हो रहा, राज्यसभा में मैं वही तो कह रही हूँ, फिर आपको नहीं करना चाहिए था। 50 लोगों को बोला जुमला है जुमला है, फिर तुम क्यों कर रहे हो जुमले के लिए? कन्विक्शन है, हिम्मत है तो बोलो ना, नहीं करना। अपनी नियत साफ बता। आपको लगता है जनता देख नहीं रही है? तो मेरा ये मानना है कि अभी आफ्टर थॉट जो है, सिक्का उछाल के बता दे कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश सही है कि सोनिया गांधी सही है। राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, वो तो कब सही है कब गलत है देश नहीं जानता, लेकिन दोनों में से एक बता दे, कौन सा नेता सही है कौन गलत है। आज राहुल गांधी से एक बार सवाल पूछा गया, उन्होंने कन्फेशन था उनका, उनसे गलती हुई, उनको अफसोस है कि OBC कोटा वो नहीं लेकर आए, जो OBC कोटा विद इन कोटा की मांग हो रही है। उन्होंने बोला मुझे अफसोस है कि हम 2010 में नहीं लाए थे। ऐसा है कि राहुल गांधी जी के ऊपर मैं बार बार टिप्पणी करूं तो आपका भी वक्त जाया होगा, मेरा भी नहीं। मैं OBC कोटा पर चाह रहा हूं, मैं राहुल गांधी मैंने जो कहा आपको कि संविधान में जो व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था वो चाहते हैं कि हम लोग संविधान का उल्लंघन करके करें, जो संभव नहीं है। लेकिन विषय यह है, उनका जो OBC प्रेम इतना आजकल उमड़ रहा है, क्या वो जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की अपनी जाति क्या है, क्या कास्ट है देश के प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं बोला कभी भी सरेआम। आप मुझे बताइए क्या कास्ट है? OBC PM है। राहुल गांधी ने और उनके परिवार ने कितने OBC PM बनाए? और क्यों एक गरीब OBC परिवार से आया व्यक्ति 9 साल से प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी और गांधी खानदान की जलालत सह रहा है? एक आदमी उठा उस समाज से देश का प्रधान सेवक बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते, और तुम 9 साल से उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हो। और अगर राहुल गांधी जानना चाहते हैं, जब उनकी माताजी जीवित थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उस गरीब बूढ़ी माँ के घर में बाहर खड़े होकर जो टिप्पणियां करते थे अभद्र, इतना प्रेम है OBC से। पहले ये बताइए, एक आदमी उठा प्रधान सेवक बना, 9 साल से उनके शब्दों का वार सह रहा है। हमारी पार्टी में 29% सांसद वर्तमान OBC हैं। हमारी सरकार में OBC मंत्रियों की सबसे ज़्यादा संख्या है। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो पहले ये बताए कब उन्होंने लास्ट OBC PM अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया था? 5%, 10% नहीं, देश की पूरी 100% इकोनॉमी रिमोट कंट्रोल से चलाता था वो खानदान। और आज सोचता है इस ज़माने में, जहाँ एक ज़माना था अमन जी कि वो जो कहते थे वही अखबार में छपता था, टीवी आया, फिर वो जो कहने लगे तो थोड़ी बहुत डिबेट हुई, अब तो डिबेट से भी भागते हैं। फिर आया सोशल मीडिया,
जितना जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जाएगा, उतने उतने प्रश्न आते जाएंगे, उतनी उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होती जाएगी, ये कहते हुए कि वो शर्मसार हैं, आप चिंता ना करें। आज भी उन्होंने सवाल उठाया, मैं ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है, एक आखिरी वो सवाल चाहते इसलिए हैं कि 90 में से मैं 3 आपको बता सेक्रेटरी रही वाला हूँ, मुझे देखिए वो क्योंकि मैं आप कहते हैं कि मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूं कि उनकी सोच इतनी संकुचित क्यों है, मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं? 90 ओबीसी, मैंने कहा ना, 90 जो सचिव है मैंने जो कहा सरकार ना, चला रहे हैं मैंने उसमें कहा 3 ना, ओबीसी हैं। मैं दोबारा कहती हूँ, क्यों आप उनकी सोच संकुचित है या वो भ्रमित है अथवा उनको ज्ञान नहीं है, मुझसे क्यों टिप्पणी करा रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप कितने सालों से पत्रकारिता कर, हो गए 18-20 साल। 18 साल। आपने देश की सत्ता को, शासन को चलाते हुए किसको देखा है आज तक? कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, सरकार, प्रधानमंत्री की जाति क्या है? ओबीसी। खत्म। हमारे देश में देश की आर्मी, देश की शासकीय व्यवस्थाएं हमेशा कहती हैं कि नव भारत के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमें संकुचित दृष्टि से ना देखें, धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर ना बांटें। राहुल गांधी इस राष्ट्र को नई सोच देने की बजाय पुनः बांटने की बात करते हैं। कोई नई सोच नहीं है। और जिस व्यक्ति को न समाज की चुनौतियों की समझ है, जिस व्यक्ति को ना कभी चुनौतियों को समाधान में परिवर्तित करने का अनुभव हो, आप क्यों चाहते हैं मैं किसी ना किसी या हर इंटरव्यू में उस व्यक्ति पर टिप्पणी करूं? ठीक, ये गौरव का विषय है कि 33% आरक्षण हमारे देश की महिलाओं को मिला। क्यों गांधी खानदान से हजम नहीं हो रहा? क्यों नहीं चाहते कि बहनें इसका जश्न मनाएं? क्योंकि मोदी खलता है। आपने बंटवारे का जिक्र किया, बांटने की कोशिश है। एक हाल फिलहाल एक और सवाल जो है, बंटवारे की कोशिश क्या इसी तरह की कोशिश इंडिया अलायंस या गठबंधन की तरफ से सनातन को लेकर भी हुई? मतलब वो स्टालिन, मुझे लगता है वो बंटवारे की, परमेश्वर वो के बंटवारे बयान की गंध नहीं है। ये अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपना यूपीए के कार्यकाल का इतिहास देखें तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सोच है हिंदू धर्म के खिलाफ। उन्होंने ही तो लिखित दस्तावेज दिया कोर्ट में कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। उन्होंने ही तो, और विशेषतः राहुल गांधी ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा। ये तो अब सबके सामने प्रमुख रूप से आ चुकी है खबर। और जब उनके ही नेता, उनकी अलायंस के बार बार सनातन धर्म का तिरस्कार करें, बार बार हमारे भगवान के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां करें जो किसी को भी आक्रोशित कर दे, फिर भी मेरे समाज में, मेरे धर्म में धैर्य की परिकाष्ठा है कि अभी तक सब बड़े संयमित ढंग से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। तो आपको ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि बंटवारे की साजिश है। ये सोनिया राहुल के इशारे पर हो रहा है ये सब। आप मुझे कहिए, आपने देखा है सोनिया जी का खंडन करते हुए, स्टालिन का? आपने देखा है राहुल गांधी का खंडन करते हुए कोई भी? क्यों नहीं किया? हिम्मत है। और वैसे तो हर चुनाव के आने के आसपास मंदिर मंदिर घूमते हैं। वाकई में सनातन धर्म में थोड़ी सी भी आस्था है, छोड़ो ना फिर ऐसे लोगों को। शायद खंडन इसलिए नहीं किया, कर्नाटक चुनाव में फायदा हुआ था। तो मैं वही कह रही हूँ ना, हिंदू शब्द, गंदा, सतीजा, ये सारे स्टेटमेंट तब भी थे, तब कर्नाटक चुनाव में फायदा हो गया था। मैं वही कह रही हूँ कि आप मेरे धर्म को हर बार गाली देंगे, उसका चुनावी फायदा उठाएंगे, और फिर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो शिवालय शिवालय जाएंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा तो नर्मदा मैया की आरती करेंगे। आपको लगता है सनातनी समाज ये दोगलापन नहीं देख रहा है? अभी 5 राज्यों में चुनाव है, बस एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो 5 राज्यों में चुनाव है, आपको लगता है महिला आरक्षण बिल का मतलब इसका कुछ इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, चुनावी नहीं, आप ये कहेंगे? मैंने अपने भाषण में सदन में जानबूझकर मैं 5-10 मिनट ही बोली, क्योंकि इतनी महिलाएं लालायित थी बोलने के लिए।
और जैसे कि गृह मंत्री जी ने कहा, वो पुरुष भी जो चाहते थे कि महिलाओं को ये अधिकार मिले, तो मैंने बड़ा सूक्ष्म भाषण दिया था। अगर आप नरेंद्र भाई के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास को देखें तो गुजरात में उनकी एक बहुत ही अनोखी योजना थी जिसका नाम था समरस गांव, जिसमें गांव वालों से कहा जाता था कि पूर्ण सहमति से अगर पूरी पंचायत महिलाओं की हो और उस गांव में जो आपका सरपंच है वो भी महिला हो जाए तो उस गांव को विकास के लिए थोड़ी सी ज़्यादा राशि मिलती थी। अच्छा। और अगर आप समरस गांव का वो इतिहास देखें तो आप चौंक जाएंगे कि ये जो लोग कहते हैं ना कि अभी अभी आपने महिला आरक्षण बिल कर दिया, मतलब ये अभी चुनाव ये व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ये 20 साल से ये प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भी जहाँ वो मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि महिला को पॉलिटिकली इलेक्टोरली एम्पावर करने का प्रयास उनका नया है। उनकी हमेशा से आस्था रही है कि देखें हम, और जो इन्होंने कहा विमेन लेड डेवलपमेंट, हमारे देश में आपने कई प्रधानमंत्रियों के नाम गिनवाए, 75 साल की हमारी जर्नी का उल्लेख किया, लेकिन कभी भी लाल किले की प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने ना टॉयलेट की बात की, ना सैनिटरी नैपकिन की बात की। ये बातें हमारे देश में कभी नहीं होती थी। देश की महिलाएं तो कभी, और विशेषतः ग्रामीण अंचल की तो कभी नहीं करती थी। तो एक व्यक्ति जिसने महिला की छोटी सी छोटी चुनौती को समझा, किसी औरत ने हमारे देश में कभी भी किसी भी राजनेता से, विशेषतः पुरुष नेता से ये नहीं कहा था मेरे लिए टॉयलेट बना दो।